जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2021 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम मार्च 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर के सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सभी प्रश्नों की बात करूँ तो सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी आपके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है कौशल्या शंकर को। किसको? कौशल्या शंकर जी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 का जो पुरस्कार है वह मिला है कौशल्या शंकर को। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे अभिजीता गुप्ता का नाम, क्योंकि पिछले साल इनको सबसे कम उम्र की लेखिका का दर्जा मिला था। फ्रेया ठकराल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले साल इनको डायना पुरस्कार मिला था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड की बात करते हैं तो ये मिला है कौशल्या शंकर जी को, जो कि तमिलनाडु की एक जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी ये कार्य करती हैं। तो अमेरिकी काउंसुलेट ने इनको ये पुरस्कार दिया है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर मुझको फॉलो नहीं किया है तो आप दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर इस समय डेली आपको मेरी 3 क्लासेस मिलती हैं। सारी क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री होती हैं। सभी क्लासेस की यहां पर आपको पीडीएफ भी दी जाती है। तो अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी कम कीमत में एक बेहतर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है जिसमें आपको काफ़ी सारी बेनिफिट भी देखने को मिलती है। तो सिंपली आपको नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है, उसके माध्यम से आप कोई भी कोर्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। और अगर आप उससे पहले लगाते हैं कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप एसएससी, बैंक और रेलवे इन तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए एक कोर्स चाहते हैं जिसमें इस तीनों एग्जाम को कवर किया जाए तो उसके कोर्स भी आपको अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएंगे। मात्र 14,450 रुपये पे करके आप इस पार्टिकुलर कोर्स को भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप यूज करेंगे कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भवानी देवी भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली डैश डैश बनी है। यानी कि ये कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं? तो याद रखिएगा यह एक फेंसर हैं। कौन? भवानी देवी की अगर हम लोग बात करें तो ये एक फेंसर हैं और इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है भवानी देवी। तो अभी हमारे हंगरी में जो सैवर फीवर है वहाँ पर फेंसिंग विश्व कप चल रहा था और उसी विश्व कप के दौरान इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो इम्पॉर्टेंट नाम है, इनका नाम आपको याद रखना है और ये आपके फेंसिंग की खिलाड़ी हैं। भवानी देवी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2017 में ये हमारे यहाँ की पहली खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर फेंसिंग में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? फेंसिंग जो ये खेल होता है जिसकी ये खिलाड़ी हैं उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो अब ये टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में ISL 2020-21 का जो खिताब है वह किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो खिताब है उसको जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। किसने? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने यहाँ पर इस खिताब को जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में इन्होंने ATK मोहन बगान को हरा दिया है 2-1 से और इस प्रकार से मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने अपना यहाँ पर पहला टूर्नामेंट जीता है। यानी कि पहली बार इंडियन सुपर लीग के खिताब को इन्होंने जीता है। इससे पहले हो सकता है आपने पढ़ा हो कि जो हमारी यहाँ पर मुंबई की टीम है इसने AFC चैंपियन लीग के ग्रुप स्टेज के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। यानी कि जो आपका एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की चैंपियन लीग होती है उसके लिए भी मुंबई सिटी ने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है। तो फाइनल में इन्होंने किसको हराया? फाइनल में इन्होंने ATK मोहन बागान को हराया है। टूर्नामेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्डन बॉल यहाँ पर मिला है राय कृष्णा को जो कि ATK मोहन बागान के खिलाड़ी हैं। उसी प्रकार से गोल्डन बूट की बात करते हैं तो इगोर अंगुलो को मिला है जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 14 गोल किए। गोवा फुटबॉल क्लब के ये खिलाड़ी हैं
और उसी प्रकार से गोल्डन ग्लव्स की बात करते हैं तो अरिंदम भट्टाचार्य जो कि आपके एटीके फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार मिले हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि मुंबई सिटी ने पहली बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो यहाँ पर पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। कौन? वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है विराट कोहली, और इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरा कर लिया है और इस प्रकार से दुनिया के ये पहले खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने T20 में 3000 रन बनाया है। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो आपके T20 मैचों की सीरीज हो रही है उसी के दौरान इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि बतौर कप्तान यानी कि एक कप्तान के तौर पर विराट कोहली ने यहाँ पर 12000 रन भी पूरे कर लिए हैं और इस प्रकार से रिकी पोंटिंग और ग्रीम स्मिथ के बाद दुनिया के ये तीसरे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12000 रन पूरे किए। आपको ये ध्यान रखना है कि 3000 रन इन्होंने T20 में पूरा किया है। वहीं पर अगर हम लोग 12000 रन की बात करते हैं तो ये T20, ODI और टेस्ट तीनों को मिलाकर के बात हो रही है। तो बतौर कप्तान इन्होंने 12000 रन पूरा किया है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मार्च 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये देश है अल सल्वाडोर। क्या नाम है? अल सल्वाडोर इस देश का नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल सल्वाडोर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आपके मध्य अमेरिका का रीजन है और यहाँ पर आपको मिलेगा अल सल्वाडोर नाम का जो देश है और इसी को अभी जो हमारे यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, मलेरिया से मुक्त किसी देश को घोषित कब किया जाता है? जब किसी देश में पिछले 3 वर्षों में कोई भी मामला नहीं आता है तो उस पार्टिकुलर देश को किसी बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अल सल्वाडोर की, तो 1996 से यहाँ पर कभी भी मलेरिया का प्रकोप नहीं हुआ, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग मलेरिया से प्रभावित रहे हों। और 2017 से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ था, इसीलिए WHO के द्वारा इसको मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है। राजधानी की बात करें तो सैन सल्वाडोर यहाँ की राजधानी है, मुद्रा यहाँ की है कोलन और राष्ट्रपति यहाँ के हैं नायब बुकेले। कौन है? नायब बुकेले यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले आपको याद रखना है कि 2019 में WHO के द्वारा अल्जीरिया और जो आपका अर्जेंटीना नाम का देश है, इन दोनों को मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया था। इसी प्रकार से 2016 में जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसको भी मलेरिया से मुक्त घोषित किया था किसने? WHO ने। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 4 मार्च को। कब? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी अगर हम लोग इस दिवस की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक संस्थान की स्थापना की गई थी। संस्थान का नाम क्या था? तो इसका नाम था नेशनल सुरक्षा परिषद। क्या नाम था? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो 1972 में 4 मार्च के दिन इसको स्थापित किया गया था, इसीलिए हम लोग 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। थीम क्या रहा? तो रोड सेफ्टी इस बार का थीम रहा था। क्या? रोड सेफ्टी इसका थीम रहा था। और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी हमने मनाया है 4 से लेकर के 10 मार्च तक। तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे सड़क से होने वाली दुर्घटनाएं होती हैं उनको हम लोग रोकें और यहाँ पर सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। फिर एक प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न, NTPC वाली आदत हो गई है। मार्च 2021 में किस खिलाड़ी को BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कोनेरू हम्पी। कौन? कोनेरू हम्पी जो कि हमारे आंध्र प्रदेश के चेस के खिलाड़ी हैं, इनको BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 पुरस्कार दिए गए हैं। जो हमारे यहाँ की शूटर हैं मनु भाकर, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि मनु भाकर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया BBC ने। और हमारे यहाँ की जो पूर्व एथलीट रही हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुल मिलाकर के 3 पुरस्कार यहाँ पर BBC के द्वारा दिए गए। आंध्र प्रदेश की जो चेस खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। किसका? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला। मनु भाकर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है।
अगला प्रश्न, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो बस सिर्फ याद रखिएगा, MC मैरी कॉम। कौन? MC मैरी कॉम, जो कि हमारे मणिपुर की एक बॉक्सर हैं भी, इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि 6 बार की विश्व चैंपियन रही है MC मैरी कॉम। इनको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया है। और आप ध्यान रखेंगे कि जो मैरी कॉम है, इन्होंने 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें पदक भी जीता था। ये आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसमें रहा है 121वें स्थान पे। किस पे? 121वें स्थान पे हमारा देश रहा है। रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? हेरिटेज फाउंडेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया। इन्होंने डेटा कलेक्ट किया जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक, और कुल मिलाकर के 184 देशों की एनालिसिस की गई। उसके बाद में रिपोर्ट को जारी किया गया। तो भारत की बात करें तो 100 में से इसको 56.5 अंक मिले हैं और वैश्विक लेवल पर ये 121वें स्थान पर रहा है। वहीं पर अगर हम लोग एशिया प्रशांत के 40 देशों की बात करते हैं तो उसमें ये रहा है 26वें स्थान पे। तो दोनों रैंक आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाएगा एशिया पैसिफिक में भारत की रैंक क्या रही, तो ये रही है 26वीं। अगर हम लोग ओवरऑल रैंक की बात करते हैं, यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, तो 121वें स्थान पे रहा है। सिंगापुर इसमें पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया रहा है तीसरे स्थान पे। हेरिटेज फाउंडेशन की बात करें तो यह आपके अमेरिका की एक संस्था है। और इससे पहले सितंबर 2020 में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी किया गया था। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हांगकांग रहा था पहले स्थान पे और हमारा देश रहा था 105वें स्थान पे। तो ये जो रिपोर्ट थी उसे फ्रेजर संस्थान ने जारी किया था। तो ऊपर जो हमने हेरिटेज फाउंडेशन वाला डिस्कस किया वह आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक था और ये आपका वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका होता है पहले मार्च को। कब? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो शून्य भेदभाव यानी कि किसी के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, विविधता को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, सभी को सम्मानपूर्वक और समानता के साथ में जीवन के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस आपका यहाँ पर मनाया जाता है। और अगर हम लोग जीरो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो इसका सिंबल होता है तितली। क्या? बटरफ्लाई इसकी होती है सिंबल। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स यहाँ पर मनाया जाता है। उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1975 का जो वर्ष है उसे महिलाओं को डेडिकेट किया गया था, यानी कि महिलाओं का वर्ष ये था। और इसी के बाद में प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा है। थीम आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो थीम इस बार की रही है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ये इस बार का विषय रहा है। अगला प्रश्न जो कि आसान सा ही है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 28 फरवरी को, क्योंकि हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक थे CV रमन जी, उनके द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसीलिए हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। थीम आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, ये इस बार का इसका विषय रहा है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसे यहाँ पर भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई? तो इनका नाम है डॉक्टर सूर्यबाला। क्या नाम है? डॉक्टर सूर्यबाला को यहाँ पर भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया गया है। तो सम्मान के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है जो कि आपको मिलेगा लखनऊ में, उसके द्वारा ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर पुरस्कार के रूप में स्मृति चिन्ह दिया जाता है, अंग वस्त्र दिया जाता है और 5,02,000 रुपये की नगद धनराशि यहाँ पर दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है जो कि डॉक्टर सूर्यबाला को यहाँ पर मिला है। ये एक साहित्यकार हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में किस राज्य या यूटी की सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है
पश्चिम बंगाल की सरकार ने, किसने? पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पश्चिम बंगाल नहीं, जम्मू कश्मीर है। क्या मैंने आपको बताया यहाँ पर पश्चिम बंगाल नहीं है, ये आपका होगा जम्मू कश्मीर। मैंने आपको जल्दी में गलत बता दिया, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जहाँ की सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना को यहाँ पर लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि उपराज्यपाल जो कि यहाँ के मनोज सिन्हा हैं, उनके द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन के दिन जो हमारे गरीब परिवार की मेधावी लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि जो हमारे गरीब परिवार की बालिकाएं हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि वह जाकर के उद्यमी बने, उनके बीच में जो शिक्षा का स्तर है वह भी और ज़्यादा बेहतर हो। इसके लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा मिशन यूथ जम्मू कश्मीर नाम की जो योजना है, इसके तहत तेजस्वी योजना की भी शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी आपके 18 से 35 वर्ष आयु की लड़कियाँ होंगी, उनको 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे लोग किसी प्रकार का कोई रोजगार यहाँ पर शुरू कर सकें या फिर कोई नया व्यवसाय कर सकें। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें तो ये भी शुरू किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, और तेजस्वी योजना की बात करें तो ये भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं किरण पोलार्ड। कौन है? किरण पोलार्ड ने श्रीलंका के जो गेंदबाज हैं अकिला धनंजया, उनके एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए, और इस प्रकार से ये दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यहाँ पर एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं। सबसे पहले किसने मारा था? तो सबसे पहले मारा था अफ्रीका के हर्षल गिब्स ने। उसके बाद में जो हमारे यहाँ के युवराज सिंह हैं, उन्होंने 2007 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ जो वहाँ के बहुत ही मशहूर गेंदबाज थे स्टुअर्ट ब्राड, उनके ओवर में छक्के मारे थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किरण पोलार्ड ने श्रीलंका के अकिला धनंजय के एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं, और अकिला धनंजय वही गेंदबाज हैं जिन्होंने इस मैच में पहले 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए थे। तो 3 गेंदों पर इन्होंने लिया 3 विकेट। उसके बाद में पोलार्ड ने इनको 6 गेंदों पर मार दिए 6 छक्के, यानी कि इनके विकेट को कर दिया था डबल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए राजदूत बन गए हैं मनप्रीत बोहरा। कौन है? मनप्रीत बोहरा हमारे ऑस्ट्रेलिया में नए राजदूत बन गए हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी कैनबरा में है, ये आप सभी को याद ही होगा। पीएम यहाँ के हैं स्कॉट मॉरिसन, और मुद्रा यहाँ की है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले खिलाड़ी बने हैं, इनका नाम है यहाँ पर विराट कोहली, यानी कि हमारे भारतीय टीम के जो कप्तान हैं वह इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर किसके हैं? वे भी एक खिलाड़ी ही हैं, तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रवि कपूर की। किसकी? रवि कपूर की यहाँ पर नियुक्ति हुई है संसद टीवी के पहले CEO के रूप में। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि शेखर कपूर जो कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, और परेश रावल की बात करते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ये आपके नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे यहाँ पर पहले 2 टेलीविज़न चैनल होते थे, एक थी राज्यसभा टीवी, दूसरी यहाँ पर थी लोकसभा टीवी। तो 1 मार्च 2021 से इन दोनों चैनल का आपस में विलय कर दिया गया, और विलय करने के बाद में संसद टीवी को लॉन्च किया गया। तो यही जो आपकी संसद टीवी है, इसके 1 वर्ष के लिए CEO नियुक्त किए गए हैं रवि कपूर साहब। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में मातम वेंकट राव किस बैंक के नए MD और CEO बनाए गए? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर का बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी के नए MD और CEO बना दिए गए हैं मातम वेंकट राव जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर A हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए CEO और MD बने हैं मातम वेंकट राव जी। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यह एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, ये आप सभी को पता होगा। अच्छा, CBI की यहाँ पर बात हो गई है तो ऋषि कुमार शुक्ला जी इसके महानिदेशक थे, अब ये हो गए हैं सेवानिवृत्त। तो इनके स्थान पे कौन बना है, उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो मातम वेंकट राव जी ने पल्लव मोहपात्रा का यहाँ पर स्थान लिया है, और पल्लव मोहपात्रा के बारे में भी जान लीजिए, ये अब
आर्किल के नए प्रमुख बना दिए गए हैं। किसके? आर्किल के नए प्रमुख ये बना दिए गए हैं। बाकी अगर हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 21 दिसंबर 1911 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये है तपन रे। कौन है? इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं तपन रे। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है? तो ये आपका वर्ष है 2023। कौन सा है? 2023 का जो आपका वर्ष है, इसको यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाजों का मतलब है इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। तो भारत ने यहाँ पर इसके लिए प्रस्ताव भेजा था और भारत के प्रस्ताव पर 193 सदस्य देशों ने अपनी मंजूरी दे दी। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 का जो वर्ष है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी क्वेरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो आपके भारतीय संस्थान थे उसमें किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इसके बारे में आपको पहले याद रखना है। बाकी अगर हम लोग इस रैंकिंग की बात करते हैं तो अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी कि अमेरिका की जो MIT है, वह लगातार 9वें वर्ष पहले स्थान पर रही है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह दूसरे स्थान पर रही है। और कैम्ब्रिज की बात करते हैं तो यह यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही है। भारत के विद्यालयों की बात करें तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा अच्छा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो IIT है वह दुनिया में 172वें नंबर पे रहा है। IISc बेंगलुरु की बात करते हैं तो 185वें स्थान पे रहा और IIT दिल्ली यहाँ पर 193वें स्थान पे रहा है। अगला प्रश्न है, फरवरी माह के लिए किस खिलाड़ी को ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है रविचंद्रन अश्विन को। किसे? हमारी भारतीय टीम के इस समय ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं रविचंद्रन अश्विन जी, और इनको यहाँ पर ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई है इसमें इनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है, बैट और बल्ले दोनों से, यानी कि टेस्ट सीरीज में जो भारत को विजय मिली है उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे रविचंद्रन अश्विन, और इसीलिए यहाँ पर ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब इनको दिया गया। और वहीं पर अगर हम लोग महिला खिलाड़ियों की सूची में बात करें तो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं टैमी ब्यूमोंट। क्या नाम है? टैमी ब्यूमोंट। इनको ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंशुमन सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ध्यान रखेंगे ये कुछ समय तक थे गुजरात के राज्यपाल, उसके बाद में राजस्थान के भी राज्यपाल रहे हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C यानी कि उपर्युक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि अंशुमन सिंह जी राजस्थान और गुजरात के राज्यपाल रहे थे। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किसे बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो पुरस्कार है वह मिलेगा मोहन कृष्ण बोहरा को। किसे? मोहन कृष्ण बोहरा जी को, जो आपका 30वां बिहारी पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है तस्लीमा, और इस पुस्तक के लिए इन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। बिहारी पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1991 में जो आपका के बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में 3 पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। कौन कौन से थे? एक तो आपका था सरस्वती पुरस्कार, एक आपका था व्यास सम्मान और एक आप था बिहारी पुरस्कार। तो यहाँ पर जो बिहारी पुरस्कार है वह हिंदी और राजस्थानी भाषा में अगर 10 वर्षों के भीतर कोई बढ़िया रचना प्रकाशित होती है तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस साल ये जो पुरस्कार है वह आपका किसको मिल रहा है? मोहन कृष्ण बोहरा जी को। किसे? मोहन कृष्ण बोहरा जी को ये पुरस्कार मिल रहा है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की सरकार ने देशभक्ति बजट को प्रस्तुत किया? तो ये जो देशभक्ति बजट है इसको दिल्ली की सरकार ने प्रस्तुत किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो दिल्ली के वर्तमान में हमारे उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मनीष सिसोदिया जी, और इन्हीं के द्वारा 69,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर देशभक्ति बजट को प्रस्तुत किया गया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने इस बजट को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन नाम से इन्होंने एक योजना भी लॉन्च की है जिसके लिए इन्होंने 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मार्च 2021 में भारतीय नौसेना के द्वारा जो INS करंज है, जिसे हम लोग साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, यह हमारी एक पनडुब्बी है। तो इसको कहाँ पर कमीशन किया गया? तो इसे कमीशन किया गया है मुंबई में।
कहाँ पर? मुंबई में इसको कमीशन किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब आईएनएस करंज की बात हुई है तो आपको ये याद रखना है कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, किसने? मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है प्रोजेक्ट P75 के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के इनको यहाँ पर 3 शिप का निर्माण करना था, जिसमें से आपकी तीसरी है आईएनएस करंज। आईएनएस कलवरी की बात करते हैं तो 2017 में इसको कमीशन कर दिया गया है, 2019 में आपके आईएनएस खंडेरी को शामिल कर लिया गया है और तीसरी आपकी है आईएनएस करंज। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कि आईएनएस करंज अभी कमीशन किया गया है मुंबई में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? कौन थी नहीं, कौन है? तो इनका नाम यहाँ पर है मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके अलावा दुनिया की ये दूसरी क्रिकेटर बनी है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरा किया है। आपको अगर याद होगा तो 2019 के करंट अफेयर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरा किया है एज ए वीमेन क्रिकेटर, और इस प्रकार से दुनिया की ये पहली खिलाड़ी बन गई थी जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 वर्ष पूरा किया था। तो मिताली राज ने यहाँ पर 10,000 रन पूरा किया और इस प्रकार से भारत की ये पहली और विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन भी इन्होंने पूरा किया और इस प्रकार से ये पहले खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने यहाँ पर 7,000 रन को पूरा किया है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो रन का रिकॉर्ड है वह चार्लेट एडवर्ड के पास है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने 10,000 रन बनाए थे और उसके बाद में मिताली राज ने यहाँ पर 10,000 रन को पूरा किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किस देश ने लूनार स्पेस स्टेशन बनाने के लिए रूस के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने यहाँ पर समझौता किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जैसे स्पेस स्टेशन के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको 1998 में जो आपकी कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, नासा है, उसने मिलकर के स्थापित किया था। उसी प्रकार से चीन की जो स्पेस कंपनी है जिसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और रूस की जो है रॉसकॉस्मोस, उनके बीच में एक समझौता हुआ है और इसके अंतर्गत ये लोग इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनार स्टेशन को बनाएंगे स्पेस में। बस इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में किस अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सलमान खान या फिर विवेक ओबराय? तो सलमान और विवेक तो बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों एंटी हैं। तो याद रखेंगे ये पुरस्कार मिलेगा अमिताभ बच्चन जी को। किसे? बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो याद रखेंगे FIAF की जो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन है उसके द्वारा यहाँ पर नामित किया गया है और विश्व में जो भी आपका फिल्म है उसकी विरासत को संरक्षित करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ माई स्ट्रगल पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। यह किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा यह आत्मकथा है सीमांत गांधी। किसकी? सीमांत गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान जी की। किसकी? खान अब्दुल गफ्फार खान जी की ये आत्मकथा है जिसको पहली बार अंग्रेजी में यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा। तो पाकिस्तान के एक लेखक हैं इम्तियाज अहमद साहिबजादा, इनके द्वारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया है और गांधी जी के जो हमारे पोते हैं जिनका नाम है राजमोहन गांधी, उनके द्वारा इस पुस्तक की भूमिका लिखी गई है। तो पुस्तक का नाम आपको जरूर याद रखना है। इसका नाम यहाँ पर है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ माई स्ट्रगल और ये पुस्तक है खान अब्दुल गफ्फार साहब की। किसकी है? खान अब्दुल गफ्फार साहब की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, माटियो पैलिकैन वर्ल्ड रैंकिंग में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वर्ण पदक जीत लिया है बजरंग पुनिया ने। किसने? बजरंग पुनिया ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखेंगे इटली का जो रोम है यानी कि इटली की जो राजधानी रोम है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। 65 किलोग्राम में मंगोलिया के थे तुल्गा तुमुर ओचीर, इनको यहाँ पर बजरंग पुनिया ने हरा दिया और इस प्रकार से स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इससे पहले जब 2020 में ये टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें भी बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। बाकी 2019 में दीपा मलिक के साथ में इनको खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे यहाँ का सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता की ट्रेनिंग के लिए वुमेन बिल प्लेटफॉर्म लॉन्च। अच्छा, ये प्रश्न नहीं है, ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि गूगल के द्वारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं
गांव के क्षेत्रों में रहने वाली उनको उद्यमिता के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए, यानी कि वे लोग व्यापार वगैरह कर सकें, इसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए वुमेन बिल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। बाकी गूगल कंपनी की बात करें तो 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्जे ब्रिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इस समय इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। आगे आपको याद रखना है कि तेलंगाना राज्य में जो इसकी राजधानी है, क्या नाम है इसका? हैदराबाद। तो हैदराबाद में भारत के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क को खोला गया है। कहाँ पर? पहला जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है इसको यहाँ पर खोला गया है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी गई थी। फिर आपको याद रखना है फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट आई है इस साल, जिसका नाम है फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट, इसमें भारत को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त राज्य का दर्जा दिया गया है। यानी कि भारत पहले पूरी तरीके से फ्री स्टेट की कैटेगरी में था, लेकिन अब इसको आंशिक रूप से मुक्त राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया है, फ्रीडम हाउस की जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है। आगे आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो PM है नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, इनके द्वारा मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। किसका? मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। तो बांग्लादेश के रामगढ़ को त्रिपुरा के सबरूम से ये जोड़ेगा। फेनी नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। 1.9 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कितनी है? 1.9 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर कुलदीप सिंह जी AP माहेश्वरी जी के स्थान पर CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C यानी कि कुलदीप सिंह हो जाएगा करेक्ट। ये आपको याद रखना है। बाकी राकेश अस्थाना जी की बात करते हैं तो ये आपके BSF के हैं। किसके हैं? BSF के हैं। सुबोध जायसवाल जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बने हैं CISF के पिछले ही महीने। कब? पिछले महीने ये CISF के बने हैं। आगे आप CRPF के बारे में ध्यान रखेंगे कि 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका आपको मुख्यालय मिलेगा और सेवा और निष्ठा यानी कि सर्विस और लॉयल्टी इसका मोटो है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में BWF स्विस ओपन 300 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो PV सिंधु ने यहाँ पर जीता है सिल्वर पदक। कौन सा? सिल्वर मेडल यहाँ पर PV सिंधु ने जीता है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट। ये आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो स्विट्जरलैंड का जो बासेल है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। PV सिंधु को यहाँ पर रजत पदक मिला। क्यों रजत मिला? क्योंकि स्पेन की जो कैरोलिना मारिन है इन्होंने हरा दिया था PV सिंधु को, तो इसीलिए PV सिंधु को यहाँ पर रजत पदक मिला है। पुरुष एकल की बात करते हैं तो विक्टर एक्सेल्सन जो कि आपके डेनमार्क के खिलाड़ी हैं वह यहाँ पर विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के द्वारा जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी के जो शहर हैं उनमें कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर इंदौर रहा है पहले स्थान पर। यानी कि हमारे यहाँ का जो सबसे स्वच्छ शहर रहा है पिछले 4 सालों से, वह नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में भी पहले स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा करेक्ट। अब सूचकांक के बारे में आपको यह याद रखना है कि आवास और शहरी मामलों का जो हमारे यहाँ पर मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। 1 मिलियन से ज़्यादा और 1 मिलियन से कम 2 श्रेणियों में यहाँ पर रैंकिंग को जारी किया गया। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में एक ट्रैक्टर आ चुका है जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा 1 मिलियन में इंदौर रहा पहले, सूरत रहा दूसरे और भोपाल रहा है तीसरे स्थान पे। 1 मिलियन से कम की बात करते हैं तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ये आपके पहले, तिरुपति दूसरे और गांधीनगर रही है तीसरे स्थान पर। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि इंदौर 1 मिलियन से ज़्यादा वाले में और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 1 मिलियन से कम वाले में यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में इनमें से किस CM ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था और इनके स्थान पर तीरथ सिंह रावत नए CM बन गए हैं उत्तराखंड राज्य के। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं तीरथ सिंह रावत और ये अब अगले CM होंगे उत्तराखंड राज्य के। अगला प्रश्न है कि EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान जो आपका कर्मचारी भविष्य निधि होता है उसकी जमा पर कितनी ब्याज देने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर ये ब्याज देंगे 8.5%। कितना? 8.5%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट। चलिए एक प्रश्न और है कि भारत विदेशी मुद्रा के भंडार के मामले में जो आपके देश हैं उनमें किस स्थान पे पहुंचा है? तो ये आपका पहुंच चुका है चौथे स्थान पे।
किस पे, चौथे स्थान पे हमारा देश पहुंच चुका है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा भंडार चीन के पास में है, जापान के पास में दूसरा सबसे नंबर पे भंडार है और स्विट्जरलैंड यहाँ पर तीसरे स्थान पे रहा है। भारत ने पीछे किसको छोड़ा है, तो रूस को पीछे छोड़ करके भारत यहाँ पर चौथे स्थान पे पहुँच चुका है। तो आज का यह जो वीडियो है उसको यहीं समाप्त करते हैं। आपको नीचे कमेंट में बताना है कि जो इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। इसके अलावा आप लोग ये भी बताएंगे कि जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ है इसमें किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में बताना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।